हेलो एवरीवन, दिस इज अदिति शर्मा एंड वेलकम बैक टू चाणक्य कोचिंग गरुड़। सो आज के इस सेशन में हम हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप पटवारी के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आने वाले टीजीटी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर किसी अन्य एग्जाम की तैयारियां आप कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस आप सभी के लिए इक्वली हेल्पफुल रहने वाले हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप कंप्लीटली इन क्वेश्चंस को देखेंगे और इसका सही आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन का पहला क्वेश्चन। और जो पहला क्वेश्चन है, इसमें बताया गया है कि वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या विशेष। अब देखिए, जब हम बात करते हैं आपके पास में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को जिसके द्वारा प्रकट किया जाता है, उसको हम कहते हैं संज्ञा। ठीक है जी, मतलब कि ऐसा शब्द जो कि आपके पास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि को प्रकट करे, उसको हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा, आई होप आप सभी ने इसके बारे में पढ़ रखा होगा। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि कंप्लीटली सेशन इसके बारे में लिया जाए, तो उसके बारे में भी हम अवश्य चर्चा करेंगे और डेफिनेटली इसके कंप्लीट सेशन को लेकर आएंगे। अब देखिए, अगला जो सिस्टम है आपके पास में सर्वनाम। सर्वनाम होता है वो शब्द जो कि संज्ञा के स्थान पे यूज किया जाता है। ठीक है जी, तो संज्ञा का मतलब, अगर हम संज्ञा देखें तो कोई भी चीज जो भी हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, या फिर हम चाहे अपनी फीलिंग्स की बात करें, महसूस कर सकते हैं, खुशी है, गम है, क्रोध है, सारी की सारी चीजें आपके पास में संज्ञा है। ठीक है, मतलब कि कोई भी वस्तु हो सकती है, स्थान हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई भाव हो सकता है, तो इन सभी को हम संज्ञा के नाम से जानते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है। व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के कितने भेद होते हैं, ये अलग चीज है, और अर्थ के आधार पे संज्ञा के कितने भेद होते हैं, वो अलग चीज है। अब जब आपके पास में एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा कि व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो उसका आंसर आएगा 3। ठीक है, कौन कौन से? एक होता है रूढ़, ठीक है, एक होता है यौगिक, यौगिक, एक होता है योग रूढ़। ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं अर्थ के आधार पे, तो अर्थ के आधार पर आप सभी को पता है कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक वाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और आपका भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पे जो व्युत्पत्ति पूछा गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपके 3 ही आंसर सही आएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, स्त्रीत्व शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। अब देखिए, आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं भाववाचक संज्ञा से संबंधित। अब देखिए, जब हम जातिवाचक संज्ञा में प्रत्यय को जोड़ देते हैं तो हमारी भाववाचक संज्ञा बनती है। ठीक है ना, देखिए स्त्री है, स्त्री आपके पास में जातिवाचक संज्ञा है जो कि आपके कंप्लीट स्त्री जाति को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है ना, तो स्त्री में जब हम त्वा प्रत्यय जोड़ देते हैं, ठीक है, त्वा प्रत्यय को जोड़ देते हैं स्त्री शब्द में, तो इसका मतलब हमारे पास में क्या बनता है, आपका स्त्रीत्व बनता है। तो इट मीन्स ये हमारे पास में क्या है, भाववाचक संज्ञा है। स्त्री का भाव है स्त्रीत्व। ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय शब्द का बहुवचन है। तो भारतीय शब्द का यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से सबसे पहला जो ऑप्शन दिया गया है, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। सूर्य का जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा आपके पास में ऑप्शन नंबर बी, सूर्या। ठीक है जी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत ही सिंपल से होते हैं, तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है डिस्कशन करने में। अब देखिए, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है। अब देखिए, जातिवाचक संज्ञा तो आपके पास में बुढ़ापा है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि संपूर्ण जाति को तो रिप्रेजेंट करता नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में व्यक्तिवाचक भी संज्ञा है नहीं, क्योंकि व्यक्ति वाचक संज्ञा आपको पता है कि जो पर्टिकुलर व्यक्ति की बात करती है, किसी पर्टिकुलर चीज की बात करती है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं बूढ़ा। बूढ़ा में जब आपके पास में प्रत्यय जोड़ा जाता है, तो इट मीन्स वो हमारा बुढ़ापा बनता है। ठीक है, तो ये जो बुढ़ापा है, लड़कपन है, ऐसी ऐसी चीजें जो होती है ना, ये हमारे पास में भाव को प्रकट करती है। मतलब कि आपके पास किस में आएगी, भाववाचक संज्ञा में आएगी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है। अब देखिए, यहाँ पे क्रुद्ध है, क्रोध है, क्रोधी है और क्रोधित है। अब देखिए, संज्ञा शब्द है, जो मूल शब्द है हमारा, जो मूल शब्द है हमारा वो है क्रोध। ये बाकी के शब्द इसी से बने हैं। ठीक है ना, तो इट मीन्स हमारे पास में जो ऑप्शन नंबर बी है, क्रोध, वो हमारा सही आंसर हो जाएगा कि क्रोध हमारा संज्ञा शब्द है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, आंसू का बहुवचन क्या होगा। जो आंसू हो, आंसू है, आंसू शब्द है, आंसू का बहुवचन होगा आपके पास में आंसू। ऑप्शन नंबर सी। चलिए,
अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? अब स्त्रीलिंग पुल्लिंग आई जस्ट होप कि आप सभी को इसके बारे में आइडिया होगा। तो पुल्लिंग शब्द आपके पास यहाँ पे बुढ़ापा आप देख सकते हैं, तो ये एक पुल्लिंग शब्द है। जड़ता, घटना या फिर दया, इसको हम स्त्रीलिंग शब्द की श्रेणी में रखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। इस वाक्य में कारक का सही भेद चुनिए कि कौन सा कारक आपके पास में लगा है। अब देखिएगा कारक के आपके पास अगर आपने भेद पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कारक के होते हैं 8 भेद। कर्ता है, कर्म है, करण है, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ठीक है, तो संबोधन में अगर आप लोगों को पता होगा, संबोधन में हम क्या देखते हैं, इसमें देखते हैं हम हे वगैरह वाले जो शब्द होते हैं, यानी कि जिसमें हम किसी को संबोधित करते हैं। ठीक है ना, तो इट मीन्स किसी को संबोधित करने के लिए जो कारक लगता है उसको हम संबोधन, ठीक है, संबोधन कहते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे हे प्रभु में आपके पास संबोधन कारक का प्रयोग किया गया है। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? अब देखिए मैंने जस्ट अभी अभी आपको बताया था कि जो आपके पास में बुढ़ापा है या फिर लड़कपन है, ये सारी की सारी चीजें जो है भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में आती है। तो इट मीन्स यहाँ पे आपके पास में जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, लड़कपन। यहाँ देखिए लड़कापन कोई चीज नहीं होती, ठीक है, कोई वर्ड नहीं होता। लड़काई कोई वर्ड नहीं होता, लड़काईपन कोई वर्ड नहीं होता। इट मीन्स लड़कपन, हम बोलते हैं ना लड़कपन, सपने सुहाने लड़कपन के। तो इट मीन्स आपके पास ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सचरित्र किस मूल शब्द से बना है? अब देखिए जो ये सचरित्र वर्ड है आपके पास में, ये बना है आपका चरित्र से। ठीक है, ठीक है, चरित्र से आपके पास में बना है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन है? बहुवचन है, माता नहीं होगा, लड़का नहीं होगा क्योंकि एक वचन है, किताब है, किताब भी आपके पास सिंगल है। तो इट मीन्स प्राण आपके पास में जो है ना, प्राण आपके बहुवचन होते हैं। ठीक है ना, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्राण आपका एक वचन या फिर हम कह सकते हैं बहुवचन की श्रेणी में आता है। ठीक है ना, प्राण अपने आप में ही बहुवचन शब्द है। लड़का है, लड़का का तो बहुवचन लड़के बनेगा, माता का माताएं बनेगा, किताब का किताबें बनेगा, लेकिन प्राण का बहुवचन कुछ नहीं है क्योंकि ये अपने आप में ही एक बहुवचन शब्द होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अब देखिए सुंदरता है, मूर्खता है, निद्रा है या फिर कपट है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे कपट, इसको हम आपका पुल्लिंग शब्द मानते हैं। तो कपट आपके पास में पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गिदड़िन, गिदड़िन, गिदड़नी या गीदड़ी या फिर गीदड़िया। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपके पास में करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी कोई भी वर्ड आपके अप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में अपादान कारक है? अब देखिए अपादान कारक, कारक के भेद आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होने चाहिए। अब देखिए मैं यहाँ आपको टू द पॉइंट सारी के सारे भेद आपको मैं बता देती हूँ। यहाँ देखिए कारक के जो भेद होते हैं, सबसे पहला है कर्ता। ठीक है, इसका जो चिन्ह होता है वो होता है ने। ठीक है जी, जहां पे ने का प्रयोग किया जाता है इट मीन्स वहां पे कर्ता कारक होगा। ठीक है, दूसरा होता है कर्म, इसका होता है को। ठीक है, इसका चिन्ह है आपके पास में को। उसके बाद आपका है करण, पहले मैं लिख लेती हूँ उसके बाद में साइंस लिख देंगे। उसके बाद है संप्रदान, संप्रदान। उसके बाद आता है आपका अपादान, अपादान। उसके बाद है संबंध, उसके बाद है अधिकरण, उसके बाद है संबोधन, संबोधन। अब देखिए कर्ता ने कर्म को करण से या फिर के द्वारा, के द्वारा, संप्रदान के लिए या फिर को। ठीक है, अपादान से या फिर कौन से वाला से, पृथक वाला से, किसी चीज से अलग होने का भाव जहां पे प्रकट होता है, पृथक। संबंध का मतलब है का के की, का के की, यानी कि जिन वाक्यों में किसी का किसी के साथ में संबंध दिखाया जाता है, जैसे कि आपका राजा का पुत्र, राजपुत्र। ठीक है ना, इस तरीके से। अधिकरण में या पर, एंड उसके बाद संबोधन, संबोधन में हे अरे। ठीक है,
तो ये आपके पास में कारक है और ये इनके चिन्ह है। तो यहाँ पे बताया गया है किस वाक्य में अपादान कारक है। अपादान क्या है? से पृथक होने का भाव, मतलब किसी चीज से अलग होने का भाव। अब देखिए यहाँ पे दो जगह पे से लिखा गया है। एक तो करण के साथ में से लिखा गया है, ऊपर देखिएगा 3rd नंबर पे। एक आपके पास में अपादान में से लिखा गया है। अब ये ऊपर वाला जो से है ना, ये आपके पास में अलग से है, मतलब के द्वारा। जैसे मान लीजिए मैं आपके पास में बताती हूँ कि मेज को बनाया गया है लकड़ी से, ठीक है। मेज को लकड़ी से बनाया गया है, यानी कि मेज को लकड़ी के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। अगर मैं अपदान की बात करूं तो अपदान में कौन सा से आता है? जैसे कि हम बोलते हैं कि सेब से मतलब पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं, यानी कि आपके पास पेड़ से जो है ना पत्ते कैसे हो गए? पृथक हो गए। तो इट मीन्स यहाँ पे ये पृथक होने वाला से लगा है अपादान में। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या सिस्टम है। राम ने रावण को तीर से मारा, मोहन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो। अब देखिए यहाँ पे बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका पूछा गया है अपादान कारक, ठीक है। पूछा गया है आपका अपादान कारक। अब देखिए हिमालय से गंगा निकलती है, यानी कि हिमालय से गंगा पृथक हो गई है, यानी कि गंगा निकल रही है, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपादान कारक के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? अब देखिए लिंग निर्धारण आपके पास हमेशा ही संज्ञा के आधार पर होता है, जब हमारे पास ओरिजिनल वर्ड होता है। क्योंकि सर्वनाम तो वही शब्द है जो हम संज्ञा के स्थान पे यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि अगर मैं कहती हूँ, मान लीजिए राम खाना खा लो, ठीक है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि तुम खाना खा लो, मतलब अगर कोई पर्सन सामने खड़ा है तो हम कह सकते हैं कि तुम खाना खा लो। तो इट मीन्स वो जो तुम वर्ड हुआ है वो उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए यूज किया गया है, उसको बोला जाता है सर्वनाम। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शत्रुता, वीर, मनुष्य या गुरु? अब देखिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भाववाचक संज्ञा होती है आपके संज्ञा में आपका जातिवाचक संज्ञा में आपके पास में क्या किया जाता है? आपके किसी भी संज्ञा में आपका प्रत्यय जोड़ा जाता है, उसके बाद में भाववाचक संज्ञा बनती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ही शब्द है जिसमें प्रत्यय जोड़ा गया है और वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, शत्रुता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? अब देखिए अपराध है, अध्याय है, स्वदेश है या फिर स्थापना है। क्वेश्चन नंबर 19 है। तो अब देखिए नाम बोल के ही हमें पता चल रहा है कि जो स्थापना वर्ड है वो हमारा स्त्रीलिंग शब्द होगा, स्थापना करना, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी व्यक्ति ने इस पर्टिकुलर व्यक्ति ने इस चीज की स्थापना की, ठीक है ना। तो इट मीन्स की लगा है, इट मीन्स वो आपका स्त्रीलिंग शब्द होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? अब देखिए अर्थ के आधार पर मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि जो संज्ञा है आपके पास में वो व्युत्पत्ति के आधार पे 3 प्रकार की होती है एंड आपके अर्थ के आधार पे आपके 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा एंड आपके समूहवाचक संज्ञा, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है जो किसी पर्टिकुलर चीज को डिनोट करता है। जैसे कि हम बोलते हैं कि आपके पास में जैसे मान लो कोई व्यक्ति का नाम हो गया, राम है, मोहन है, गीता है, सीता है, इस तरीके से। या फिर कोई पहाड़ पर पर्टिकुलर पहाड़ जैसे कि हिमालय पर्वत हम बोल रहे हैं, या फिर कोई नदी है जैसे कि कोई स्पेसिफिक, अगर तो हम सिर्फ नदी बोल रहे हैं तो नदी शब्द तो हमारा जातिवाचक संज्ञा में आएगा, क्योंकि नदी तो कोई भी नदी हो सकती है ना, ठीक है। लेकिन हमारे पास अगर हम स्पेसिफिकली नाम बता रहे हैं, जैसे यहाँ बताया गया है यमुना नदी, तो इट मीन्स यमुना जब पर्टिकुलर बात की गई है, इट मीन्स ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, ठीक है जी। जैसे गाय है, अब गाय देखो कोई भी गाय हो सकती है, ठीक है ना, सभी गायों को गाय ही बोला जाता है, इट मीन्स ये भी जातिवाचक संज्ञा है। पहाड़ है, पहाड़ भी कोई भी पहाड़ हो सकता है, कोई भी पर्वत हो सकता है, तो इट मीन्स ये भी आपके पास में जातिवाचक संज्ञा में आएगा। और आम है आपके पास, आम आपके पास में किस में आएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा, क्योंकि खाने पीने वाली जो भी चीजें होती है उसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा में लेते हैं, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा कौन सा शब्द नहीं है? जवान, बालक, सुंदर या फिर मनुष्य? अब देखिए
जवान है आपके पास में, क्या ये जातिवाचक संज्ञा होगा? ऑब्वियसली होगा, क्योंकि जवान है तो ऑब्वियसली ये आपके पास, जवान का मतलब क्या है, हम बोल सकते हैं सेना के जवान, इस तरीके से, ठीक है। तो इट मीन्स वो आपके पास में जातिवाचक संज्ञा को डिनोट कर रहा है। एंड आपके पास बालक है, बालक मतलब कि कोई भी लड़का या बालक, सभी बालकों को डिनोट करता है। सुंदर शब्द आपके पास में जातिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि ये है आपके पास में विशेषण। सुंदर होना विशेषता होती है, किसी पर्टिकुलर पर्सन की सुंदरता उसका विशेषता होती है, उसका विशेषण होता है, ठीक है। और मनुष्य है, मनुष्य भी आपका जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि संपूर्ण मनुष्य जाति को डिनोट करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? अब देखिए, चतुराई, चतुर होना, ठीक है, चालाक होना, चालाक से चतुराई बनता है, भाववाचक संज्ञा बिल्कुल होगा। लड़ने से लड़ाई बनता है, बिल्कुल भाववाचक संज्ञा होगा। उतरना से उतराई बनता है, बिल्कुल भाववाचक संज्ञा होगा। लेकिन आपके पास जो मिठाई है ना, मिठाई अपने आप में ही एक वर्ड है, इट मीन्स ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है ना, ये आपकी भाववाचक संज्ञा नहीं होगी मिठाई, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा कौन सा शब्द है? अब देखिए यहाँ पे आपके पास में लड़का है, सेना है, श्याम है और दुख है। यहाँ पे जो लड़का शब्द है वो संपूर्ण जाति को डिनोट कर रहा है, किसकी जाति को? आपकी संपूर्ण लड़कों की प्रजाति को, संपूर्ण लड़कों की जाति को डिनोट कर रहा है, तो इट मीन्स ये आपका जातिवाचक संज्ञा होगा। सेना आपके पास में क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा होगा। क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं कि सेना जो है एक व्यक्ति से मिलकर नहीं बनती, बहुत सारे जवानों से मिलकर सेना बनती है, इट मीन्स वो हमारा समूहवाचक संज्ञा आएगा, ठीक है जी। श्याम है, ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दुख है, ये हमारा भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। क्योंकि दुख और सुख हमारे मन की भावनाएं होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारा भाववाचक संज्ञा के अंदर आएगा। श्याम किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम हो सकता है, तो इसीलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? क्वेश्चन नंबर 25 है, स्त्रीलिंग सहारा, सूचीपत्र, सियार या फिर परिषद, ठीक है। अब देखिए, अगर हम ये बात करें कि भाई किसी पर्सन का नाम ले और कहें कि उसने किसी परिषद की स्थापना की, तो इट मीन्स आपके पास में हम वहां पे कह सकते हैं की, यानी कि आपका परिषद जो है एक स्त्रीलिंग शब्द कहलाएगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 26 है, नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होता है? अब देखिए, हम बोलते हैं ना नेता, नेता जो होता है ना, नेता का जो स्त्रीलिंग होता है वो बनता है नेत्री, इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कागज के कितने भेद होते हैं? मैंने जस्ट अभी थोड़ी ही देर पहले सभी के सभी भेद आपको बता दिए हैं, उसके सारे इंडिकेटर्स भी बता दिए हैं। तो मैंने बताया था कि वहां पे आपका 8 भेद होते हैं, तो इट मीन्स आपके पास कागज के 8 भेद होंगे। कौन कौन से होंगे वो आप ऊपर वाले क्वेश्चन में देख सकते हैं। अब देखिए, के लिए किस कारक का चिन्ह है? ऊपर मैंने जस्ट अभी आपको सारे के सारे चिन्ह बता दिए हैं कि कौन सा चिन्ह किसके लिए उपयुक्त किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो के लिए बताया था वो बताया था संप्रदान कारक के लिए, ठीक है ना, यानी कि संप्रदान में आपका जो चिन्ह होगा वो आपका के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस प्रकार का चिन्ह? अब देखिए, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यानी कि यहाँ पे पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, इट मीन्स ये जो से है ना, ये अपादान वाला से होगा, ठीक है जी, अपादान वाला से होगा। क्यों? क्योंकि इसमें पृथक होने का भाव है, किसी चीज से अलग होने का भाव है, मतलब जो पत्ते हैं वो पेड़ से अलग हो रहे हैं, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? तो मैंने ऊपर आपको सभी के सभी कारक बड़े अच्छे से समझा दिए और वहां पे मैंने बताया था जो पर है वो आता है अधिकरण के लिए, ठीक है जी। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? ठीक है जी, वह घर से बाहर गया। क्वेश्चन नंबर 31 है, तो देखिए घर से बाहर हो गया मतलब कि घर से पृथक हो गया, अलग हो गया, बाहर इन द सेंस मतलब बाहर चला गया, तो इट मीन्स आपका घर से वो बाहर निकल गया, अलग हो गया, ठीक है। इट मीन्स आपका क्या हो गया? आपका ये अपादान कारक होगा, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? ठीक है जी, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? किस कारक में होगा चारपाई शब्द? क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, ऑप्शन नंबर डी अधिकरण में, क्योंकि आपके पास में पर लिखा है ना, तो जो पर है आपका अधिकरण में ही आता है ऑब्वियसली। चलिए अगला क्वेश्चन है,
निम्न शब्दों में से सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है, यानी कि जो हमेशा आपका स्त्रीलिंग शब्द ही रहता है वो आपके पास में कौन सा शब्द होगा। अब देखिए मक्खी, ठीक है, मक्खी जो है आपके पास में एक स्त्रीलिंग शब्द है, बाज नहीं है, मकड़ी नहीं है, गैंडा नहीं, ठीक है, तो मक्खी जो है आपके पास में स्त्रीलिंग शब्द। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। प्रेम, ठीक है, प्रेम भाववाचक संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है या अव्यय है। अब देखिए भाववाचक संज्ञा होती है जो हमारे मन के भाव को प्रकट करती है। ऑब्वियसली प्रेम हमारा भाववाचक संज्ञा है, क्यों, क्योंकि ये हमारे मन का भाव है कि हम किसी से प्रेम करते हैं, ठीक है, हम किसी से प्रेम करते हैं, तो इट मीन्स ये हमारे मन का भाव है। विशेषण नहीं होगा, क्योंकि विशेषण होता है जो शब्द किसी की विशेषता बताते हैं, ठीक है ना, जैसे कि कोई बहुत सुंदर है, कोई बदसूरत है, कोई खूबसूरत है, इस तरीके से जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उसको विशेषण कहते हैं। क्रिया होता है किसी शब्द से, जिस शब्द से हमारी करने या काम करने का बोध प्रकट होता है, तो इट मीन्स उसको हम क्रिया कहते हैं। अव्यय शब्द होता है जिसमें कि लिंग वचन कारक आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आता है, ऐसा शब्द अव्यय कहलाता है। जैसे कि यथा हो गया, ठीक है, यथा आपका अव्यय शब्द है, चाहे इसका लिंग बदलिए वचन बदलिए नहीं बदलेगा, ठीक है, किसी भी आधार पर इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, तो ऐसे शब्दों को अव्यय शब्द कहा जाता है। चलिए, तो प्रेम यहाँ पे क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न संज्ञा विशेषण जोड़ियों में से कौन सा सही नहीं है। विष की विशेषता होती है विषैला, बिल्कुल, एंड आपके पास पिता की पैतृक, बिल्कुल, आदि की आदिम, बिल्कुल, प्रांत की प्रांतिक नहीं होती, प्रांतीय होता है, ठीक है, प्रांतीय होता है, इट मीन्स ऑप्शन नंबर ये जो डी है ना ये सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है सही नहीं है, ठीक है, बाकी तो सभी के सभी करेक्टली मैच्ड है, वेल मैच्ड है, लेकिन ये आपके पास में प्रांत में प्रांतीय आना था, प्रांतिक नहीं आना था, ठीक है ना, प्रांतीय यहाँ पे आ सकता था। चलिए अगला क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग क्या है। कवि का जो स्त्रीलिंग होगा कवित्री होगा। सभी का सभी जो लिखा है, लिखा तो कवित्री ही है, लेकिन लिखने के स्टाइल में दिक्कत है, ठीक है, मतलब कि आपके पास जो मोस्ट अप्रोप्रिएट सही ढंग से कवित्री लिखा गया है वो ये है, कवयित्री, ठीक है, तो ये आपके पास में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। ऑब्वियसली दो प्रकार के होते हैं आपके पास, एक वचन और बहुवचन। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, लिंग की दृष्टि से दही क्या है। ठीक है, दही जो शब्द है वो आपके पास में है पुल्लिंग शब्द, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु और संकल्प। पिछले कल किसी की मृत्यु हुई, हुई, ठीक है, मृत्यु हुआ नहीं कहते, इट मीन्स आपके पास मृत्यु जो है स्त्रीलिंग शब्द। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाल का स्त्रीलिंग क्या है। बाल मतलब किसी बालक को हम बाल बोल सकते हैं। अब देखिए जो बाल है, बाल का होता है बाला, ठीक है ना, बाल, बाला। अब बालिका नहीं होगा, वालिका नहीं होगा, वाली नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर बालक होता तो बालक का बालिका बन सकता था, ठीक है, बालिका बन सकता था, लेकिन बाल दिया है ओनली तो इसका बाला बनेगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहा जाता है। ऑब्वियसली सर्वनाम कहा जाता है। जिस शब्द को हम संज्ञा के स्थान पे प्रयोग करते हैं वो शब्द हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। और आप सभी को पता होगा कि सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के। कौन कौन से प्रकार होते हैं, एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, देन होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, देन होता है संबंधवाचक सर्वनाम, देन होता है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, आगे आने वाले सेशन में इनके बारे में भी 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे डेफिनेटली। पर फिलहाल अभी आप ये ध्यान रख लीजिए कि सर्वनाम के कितने भेद है और आपके पास में क्या होता है सर्वनाम। विशेषण होता है ऑब्वियसली जो किसी चीज की विशेषता बताता है। क्रिया में मैंने आपको बता दिया है जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध प्रकट होता है। अव्यय शब्द होता है ऐसा शब्द जिसमें लिंग वचन कारक आदि के आधार पर किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध रूप प्रयोग हुआ है। देखना है क्वेश्चन को ध्यान से, अशुद्ध रूप पूछा गया है, ठीक है जी। अशुद्ध रूप कहाँ पे प्रयोग हुआ है, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, बिल्कुल सही सेंटेंस है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, बिल्कुल सही है। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, बिल्कुल गलत है, देखिए गलत है, बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे आना था मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा, ये आ सकता था, ठीक है, ये आपके पास में सही आंसर आना था, मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा। तेरे को यहाँ पे कोई भी मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है, ठीक है। इट मीन्स आपके पास ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सर्वनाम का गलत प्रयोग किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे आपके पास में है आपका आपका हम कह सकते हैं
आपके उत्तम पुरुष, ठीक है। उत्तम पुरुष होता है सर्वनाम, वो सर्वनाम जिसमें हम खुद के बारे में, जिसको हम खुद के बारे में डिनोट करते हैं, मैं, मेरा, मुझे, मैंने, इस तरीके के जो सर्वनाम होंगे उसको हम उत्तम पुरुष की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है जी। मध्यम पुरुष में होता है किसी दूसरे पर्सन के बारे में बोलना, सामने वाले पर्सन के लिए बोलना, तुम्हारा, जो भी सिस्टम है, या फिर किसी तीसरे के ही बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब उसमें आएगा अन्य पुरुष, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? अभी अभी मैंने आपको बताया कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, और कौन कौन से भेद होते हैं वो भी मैंने आपको बताया। एक है हमारा पुरुषवाचक, ठीक है, एक है पुरुषवाचक, दूसरा है हमारे पास में निश्चयवाचक, ठीक है, एक है हमारे पास में अनिश्चयवाचक, एक है हमारे पास प्रश्नवाचक, ठीक है, एक है हमारे पास संबंधवाचक, और एक है हमारे पास में निजवाचक, निजवाचक, ठीक है जी। तो ये आपके पास में सभी के सभी सर्वनाम के प्रकार है, 6 तरीके के सर्वनाम। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? क्या, कुछ, कौन और यह, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब जो किसी पर्टिकुलर निश्चित चीज की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो यह है, यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्यों? क्योंकि मान लो मैं कहती हूँ कि यह मेरा पेन है, इट मीन्स मैं डायरेक्टली उसी पेन की बात कर रही हूँ जो मेरा है, ठीक है ना। तो इट मीन्स मैंने निश्चित कर दिया कि यही मेरा पेन है जो मेरे पास में है, इस तरीके से बात कर सकते हैं, ठीक है। क्या, कुछ, कौन आपके पास नाम से ही पता चल रहा है, शब्दों को सुन के ही पता चल रहा है कि कुछ भी अनिश्चित नहीं है, ठीक है। सॉरी, कुछ भी निश्चित नहीं है, सब कुछ अनिश्चित है, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होगा? अब देखिए, अनिश्चयवाचक पूछा गया है, कौन, जो, कोई, वह। अब देखिए, यहाँ पे अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम होना है वो है आपके पास में कोई, ठीक है। जैसे हम बोले कि कोई आ रहा है, कौन आ रहा है ये नहीं पता हमें एग्जैक्टली, ठीक है ना। इट मीन्स आपके पास में कोई आपका क्या हो सकता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो। अब देखिए, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? ऑब्वियसली सर्वनाम है, ठीक है। ऑब्वियसली यह क्या है आपके पास में, सर्वनाम है, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? संबंधवाचक जो किसी के साथ में संबंध की बात करता है, ये है आपके पास में ऑप्शन नंबर सी, जो, ठीक है जी। जो, जैसे हम बोलते हैं ना कि जो जैसा करेगा वैसा ही फल पाएगा, ठीक है। तो इट मीन संबंध की बात की जा रही है, दो शब्दों में, दो सेंटेंसेस में संबंध जोड़ा जा रहा है कि भाई जो व्यक्ति जैसा कार्य करता है उसको वैसा ही परिणाम मिलता है। तो इट मीन दोनों के बीच में संबंध बताया गया, ठीक है। जो मेहनत करेगा उसी को परिणाम मिलेगा, इट मीन्स इसमें भी संबंध जोड़ा गया है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? ऑब्वियसली विशेषण कहा जाता है, ठीक है जी। संज्ञा या सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहा जाता है, ठीक है। चलिए, अगला और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? विशेषण के आपके पास में होते हैं 4 प्रकार, और कौन कौन से प्रकार होते हैं? पहला है आपका सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, सार्वनामिक विशेषण। सेकंड है आपके पास में गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। थर्ड है आपका संख्यावाचक विशेषण, और फोर्थ है आपके पास में परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। तो ये 4 प्रकार है आपके पास में विशेषण के, और विशेषण होता है जो किसी शब्द की संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ठीक है। और जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही हो उस शब्द को विशेष्य कहा जाता है, ठीक है, विशेष्य कहा जाता है। तो इट मीन्स ये आपके पास में आज की सेशन के 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आई जस्ट होप आप सभी ने इन क्वेश्चंस को देखा होगा, समझा होगा और इनको सॉल्व करने की कोशिश की होगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।